बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो से रिलेटेड डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले देखना ये है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो बात हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास ब्लड हार्ट से निकल के सबसे पहले एओर्टा में आता है, उसके बाद आर्टरीज में आते हैं, आर्टियोल्स में आता है, फिर कैपिलरीज में आता है, फिर वेन्यूल्स, फिर उसके बाद वेन्स, फिर वेना कैवास, और उसके बाद दोबारा हार्ट में आ जाते हैं। तो ये पूरा एक सर्किट है जो बहुत डिटेल से लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है। अब सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो ब्लड जब मूव करता है आर्टरीज के अंदर, तो जो फोर्स ब्लड आर्टरीज की दीवार पर लगाएगा, उस फोर्स को हम कहते हैं ये ब्लड प्रेशर है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास आर्टरीज की दीवार है और इसके मिड से ब्लड मूव कर रहा है, तो ये जो फोर्स आर्टरीज की दीवार पर लगाएगा, ये वाली फोर्स, तो ये आर्टरीज की दीवार पर जो फोर्स लग रही है, इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ब्लड प्रेशर इज द मेजर ऑफ फोर्स। तो ये उस फोर्स को मेजर करना है दैट पुशेस अप अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट लग रही है। क्लियर। अच्छा, जितना ब्लड का प्रेशर होगा उतना ही ब्लड फ्लो आसानी से होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे पानी अगर बहुत तेज़ी से प्रेशर के साथ मौजूद हो तो वो तेज़ी से फ्लो करता है। अगर पानी का प्रेशर कम हो तो उसकी मूवमेंट भी क्या होती है, कम होती है। तो अगर ब्लड के पास प्रेशर ना हो तो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा। जैसे खड़ा हुआ पानी है तो इसका मतलब उसके पास कोई प्रेशर नहीं है, और एक चलता हुआ पानी उसके पास प्रेशर है। तो यहाँ यही इंपॉर्टेंस है कि ब्लड के पास जितना प्रेशर होगा उतना ही फ्लो उसका रैपिड होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या ब्लड प्रेशर की, कीप द ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू कैपिलरीज नेटवर्क। तो हमारे पास हार्ट ने जब फोर्स लगाई तो हार्ट से ब्लड प्रेशर के साथ निकला, वही प्रेशर के साथ वो फ्लो करता जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा, कैपिलरीज नेटवर्क तक चला जाएगा। तो ब्लड प्रेशर उस फोर्स का नाम है जो हार्ट से लेके कैपिलरीज तक ब्लड को फ्लो करवाती है। अच्छा, आगे कैसे मूव करेगा ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस लेक्चर में भी थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यानी कैपिलरी से ऑनवर्ड जो वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, वेना कैवा, उसमें ब्लड कैसे मूव करेगा, इसकी बात हो रही है। अच्छा, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। हमारे पास ब्लड प्रेशर, जब भी आप लोग ब्लड प्रेशर का नाम सुनते होंगे, जैसा कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर को चेक करवाने जाता है, तो जब डॉक्टर उसके ब्लड प्रेशर को चेक करता है तो डॉक्टर दो वैल्यूज़ बताता है, एक हायर वैल्यूज़ है और एक लोअर वैल्यूज़ है। अब ये हायर और लोअर वैल्यूज़ में क्यों डिफरेंस आता है, उसकी वजह ये है, हमारे पास जो हार्ट की दो कंडीशन है। एक, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ही ब्लड बॉडी में आता है। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर या आर्टरीज के अंदर आता है। तो इस वजह से हम जब भी बात करेंगे आर्टरीज में ब्लड प्रेशर की, तो सिर्फ वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की बात है। तो एक वो कंडीशन है जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन की और ब्लड तेजी से एओर्टा या आर्टरीज के अंदर आया। दूसरा वो कंडीशन है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। तो दो कंडीशन आ गई, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड के ऊपर फोर्स लगेगी, उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करेगा या वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो ब्लड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो ये तो ऑटोमेटिकली बात है, जब हार्ट फोर्स लगाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास दो कंडीशन है, जब हार्ट फोर्स लगा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें वैल्यू ज़्यादा होगी, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड के ऊपर चूंकि फोर्स नहीं लगेगी, इस वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दो सिचुएशन है। एक वेंट्रिकल सिस्टोल है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ब्लड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये वो कंडीशन है जिसमें जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड के ऊपर जो फोर्स लगेगी तो उसको वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और ये हाईएस्ट होता है एओर्टा में, और जो हार्ट से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड भी, उसकी फोर्स भी कम होती जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कोई बॉल थ्रो की है तो आपके हाथ ने उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, तो हाथ के नज़दीक जितनी बॉल होगी उसकी प्रेशर और उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन बॉल जितनी ज़्यादा दूर जाती जाएगी उसका हार्ट का जो प्रेशर है, हाथ का जो प्रेशर है उस बॉल के ऊपर, उसकी एनर्जी कम भी होती जाएगी और उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। इस वजह से आपने देखा होगा कि शुरू में बॉल तेज़ी से मूव करेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ, अगर आगे कोई फोर्स लगा दे फिर स्पीड दोबारा बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ चूंकि कैपिलरीज तक
हार्ट से लेके आर्टरीज और कैपिलरीज तक दरमियान में कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा। इस वजह से जो हमारे पास ब्लड का प्रेशर है और जो ब्लड की स्पीड है वो हार्ट से जो ब्लड दूर जाता जाएगा, यानी एओर्टा में, फिर आर्टरीज में, फिर आर्टियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, तो ब्लड प्रेशर भी कम होता जाएगा और ऑटोमेटिकली जो ब्लड फ्लो है वो भी कम होता चला जाएगा। तो आपने यही बात याद रखनी है कि ये जो ब्लड प्रेशर वो एओर्टा, ये वो ब्लड वेसल है जो डायरेक्टली हार्ट से निकल रही है, तो ये चूंकि हार्ट के करीब है इस वजह से इसमें हाईएस्ट होगा, और जो आप कह सकते हैं डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा आर्टरीज के अंदर कम होता जाएगा। जो हम ज़्यादातर मैयर करते हैं वो हार्ट के करीब या हम बाजू पे मैयर करते हैं, चूँकि ये हार्ट के करीब है इस वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वैल्यू हमें नज़र आती है। लेकिन अगर हम वो जो ब्लड प्रेशर को मैयर करने वाला आला है जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, जिसका काफ आमतौर पे बाजू पर लगाया जाता है, तो यहाँ वैल्यू उसके ज़्यादा, अगर उसी काफ को यानी उसी कफ को आप टांगों में लगाएं तो वहाँ वैल्यू ऑलमोस्ट डिटेक्ट ही नहीं होगी, यानी वहाँ 30-40 की रेंज में ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होगा। लेकिन यहाँ चूंकि ये दिल के करीब है इस वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट वैल्यू डिटेक्ट होती है। इस वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि हम जब भी ब्लड प्रेशर को मैयर करते हैं वो बाजू में करते हैं ताकि यहाँ सही ब्लड प्रेशर की वैल्यू हमें मालूम हो सके। क्लियर? तो जितना ज़्यादा जो वैल्यू है 120 mm ऑफ, यानी जब हार्ट फोर्स लगाते हैं, जब हार्ट के चैम्बर कांटेक्ट करते हैं तो हमारे आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है उसकी वैल्यू क्या है, 120 mm ऑफ मर्करी। इसको हाई वैल्यू भी ब्लड प्रेशर की कहा जाता है, या इसको सिस्टोलिक बीपी भी कहा जाता है, इसको सिस्टोलिक बीपी भी कहा जाता है। और जो दूसरी हमारे पास है वो डायस्टोलिक है, यानी जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज नॉट एक्सर्टिंग प्रेशर, सो ब्लड प्रेशर फॉल। और इसकी जो वैल्यू है यानी जो हमारा लोअर ब्लड प्रेशर होता है वो 75 to 80 mm ऑफ मर्करी है, या इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब ब्लड प्रेशर की दो वैल्यूज हैं, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास आर्टरीज हैं। अच्छा, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक हैं। जब आर्टरीज की वॉल्स ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो आर्टरीज की वॉल क्या करेंगी, पीछे चली जाएंगी, यानी इतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो आर्टरीज की वैल्यू वॉल्स करीब आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया दो वैल्यू हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसमें आर्टरीज डायलेट कर जाती हैं, और डायस्टोलिक में आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, क्योंकि आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो क्या होती हैं, इलास्टिक होती हैं। तो हमारी जो आर्टरीज हैं वो भी कभी डायलेट कर रही हैं, कभी कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो ये जो डायलेशन कंस्ट्रिक्शन तो ये पल्स की शक्ल में हमें मालूम होती है। जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, हम पल्स यहाँ चेक करते हैं क्योंकि यहाँ की जो आर्टरीज है वो बड़ी आसानी से, हम टांगों में इस वजह से नहीं चेक करते क्योंकि वहाँ ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट कम हो चुका होता है, तो प्लस पल्स इतनी थोड़ी या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर जनरेट होती है। ये चूँकि दिल के करीब है तो इस वजह से यहाँ सफिशेंट फोर्स हमें मालूम होती है कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो ऐसे फड़फड़ा रही हैं, ऐसे कभी डायलेट करें कभी कंस्ट्रिक्ट करें। यहाँ भी अगर हाथ लगाएं तो यहाँ भी चूँकि ये हार्ट के करीब है तो यहाँ भी सफिशेंट फोर्स हमें डिटेक्ट होती है ब्लड प्रेशर की, तो इस वजह से यहाँ भी पल्स को डिटेक्ट होती है। तो ये जो पल्स है ये बेसिकली आर्टरीज की डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन है ड्यू टू डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा यानी जो हाइयर वैल्यू होगी 120 mm ऑफ मर्करी होगी, जो हमारी आर्टरीज है वो डायलेट कर देंगे। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा या लोअर ब्लड प्रेशर होगा 75 to 80 mm ऑफ मर्करी जब वैल्यू होगी तो हमारी जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो क्या कर जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। क्लियर? तो दीज चेंजेस आर फेल्ट एज ए पल्स। तो ये जो चेंजेस हैं सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी, जिसमें वैजो डायलेशन हुई है, वैजो कंस्ट्रिक्शन हुई है, ये हमें पल्स की शक्ल में मालूम होती है। अच्छा, जितना ज़्यादा अभी हमने डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा हार्ट से दूर ब्लड जाता जाएगा, जो हार्ट ने फोर्स लगाई थी उसका एक्शन कम होता जाएगा, इस वजह से ब्लड प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो ब्लड प्रेशर डिक्लाइन इन सक्सेसिव हर आने वाला जो पार्ट होगा उसमें ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कम होती चली जाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि जब ब्लड मूव कर रहा है तो ब्लड की और वॉल्स ऑफ आर्टरीज के दरमियान में फ्रिक्शन है। जैसे ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी बॉल को हम थ्रो करें और अगर एयर की फ्रिक्शन ना हो, यानी दुनिया से फ्रिक्शन खत्म कर दें, तो वो फिर मूव करता जाएगा हमेशा। आमतौर पे जो फोर्स की जो एनर्जी है वो ज़ाया ही फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो जिस वक्त ब्लड मूव करता है तो जो दीवारें हैं आर्टरीज की
उससे उसके और ब्लड के दरमियान एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जो एनर्जी को ज़ाया कर रही होती है। इस वजह से विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस जो ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो की वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो बीपी है वो या ब्लड प्रेशर जो है वो वक्त विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस के जो डिस्टेंस बढ़ेगा फ्रॉम द हार्ट उसकी वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम से कम होना शुरू हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर डिक्लाइन इन सक्सेसिव हराने वाले पार्ट में उसकी वैल्यू कम होगी। रीज़न क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड वॉल ऑफ द आर्टरीज। उसके बाद अगर देखा जाए एक हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, यानी एओर्टा में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है और कैपिलरीज के अंदर सबसे कम ब्लड प्रेशर होता है। तो आप लोगों ने रूल याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ मूव करेगी वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। इस वजह से ब्लड हमेशा हार्ट से किसकी तरफ मूव कर रहा होता है, यानी एओर्टा से हमेशा कैपिलरीज की तरफ वो मूव करता है। यूनी डायरेक्शनल है। वजह क्या है, एओर्टा में ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर की वैल्यू कम है। तो दोनों में एक प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ही हमने डिस्कस किया था कि एक तरफ चीज़ हाई हो दूसरी तरफ चीज़ लो हो। तो हमारे पास जब दो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ, दो डिफरेंस क्रिएट हुए ब्लड प्रेशर के, तो हमेशा चीज़ हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अच्छा, चेंजेस क्या आ रही हैं जब ब्लड आगे की तरफ जा रहा है। एक तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कंटिन्यूज टू डिक्रीज, तो इन दोनों में डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने ड्रा किया है कि जिस वक्त एओर्टा में होता है तो अगर आप देखें यहाँ जो एओर्टा है इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की वैल्यू में बड़ा डिफरेंस है। यानी जो सिस्टोलिक वैल्यू 120 है, जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो 80 है। लेकिन जब आर्टरीज में आती है तो इनमें डिफरेंस क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और फिर आर्टियोज और कैपिलरीज और वेन्स में तो ये दो ग्राफ बनते नहीं, ऑलमोस्ट एक ही ग्राफ बनता है, यानी कोई डिफरेंट वैल्यूज नहीं होती। तो यही लिखा हुआ है कि ये जो प्रेशर डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा एओर्टा में हमें नज़र आता है कि एक वैल्यू 120 है, दूसरी 80 है। जब डायसिस्टोल होगा तो 120 होगी और डायस्टोल होगा तो 80 होगी। तो ये जो डिफरेंस है विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और कैपिलरीज और वेन्स में तो ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा रेट ऑफ ब्लड फ्लो एओर्टा में सबसे ज़्यादा है, आर्टरीज में उससे कम, आर्टियोल में उससे कम, कैपिलरीज में। अच्छा, वेन्स में दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जो एओर्टा और कैपिलरी, एओर्टा में जो ब्लड आया वो हार्ट की फोर्स से आया, आर्टरीज में दरमियान में कोई फोर्स नहीं लगी, कम हो गया। आर्टियोज में फिर कोई फोर्स नहीं लगी, फिर कम हो गया। कैपिलरीज में कोई फोर्स नहीं लगी, फिर कम हो गई। लेकिन कैपिलरीज से जब वेन्स में आता है तो हमने एक वेन्स का जो टॉपिक पिछला पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था, वेन्स में जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं, चाहे वो स्केलेटल हो या हमारे एब्डोमिनल मसल हो या हमारे चेस्ट के मसल हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वेन को स्क्वीज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वेन के अंदर अगेन मुख्तलिफ किस्म के जो मसल्स की फोर्स इन्वॉल्व होती है और उस फोर्स की वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारे पास वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज करता है। अच्छा, फिर एक और डिस्कस किया था, एओर्टा और कैपिलरीज में जो ब्लड की डायरेक्शन है वो हमेशा हायर ब्लड प्रेशर से लोअर की तरफ रहेगी, ठीक है। लेकिन वेन्स के अंदर ये जो हाई और लो, क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट इसका डिफरेंस है ही नहीं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वेन के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है वो वॉल मेंटेन करता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, वेन्स में जो खास किस्म के वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। तो ये जो ग्राफ ये शो कर रहा है कि ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो एओर्टा में ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर का डिफरेंस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में कम है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे डिफरेंस भी कम होना शुरू हो गया, क्योंकि जो सिस्टोलिक वो फोर्स है जो हार्ट लगा रहा है, डायस्टोलिक वो फोर्स है जो हार्ट नहीं लगा रहा। ऑटोमेटिकली वो जो फोर्स हार्ट ने लगाई थी उसकी जो इफेक्ट है वो आर्टरीज में कम हो गया। इस वजह से सिस्टोलिक की जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी। और फिर अब जो ब्लड की हार्ट का जो फोर्स है वो आगे जाके तो वैसे ही कम हो जाते हैं। इस वजह से जो आर्टरियोज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, उसके अंदर प्रेशर बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर या बहुत कम होता है, 30 या 30 से कम हो जाता है। अच्छा, ये ग्राफ क्या शो करता है, ये हमारे पास जो ग्राफ है क्या शो करता है, ये ग्राफ दो चीज़ें शो कर रहे हैं। एक तो ब्लड फ्लो को शो कर रहा है और दूसरा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले ब्लड फ्लो की बात आप लोग याद रखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ एओर्टा, इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट 50 cm पर सेकेंड के हिसाब से है। उसके बाद आर्टरीज में ये ब्लड कम हो गया, यानी यहाँ हम इससे 50 से किसकी तरफ आएंगे, 10 की तरफ आएंगे। तो एओर्टा में ज़्यादा, आर्टरीज में कम, आर्टरियोज में ऑलमोस्ट 10
एम पर सेकेंड के यहाँ से कैपिलरीज में कम, वेन्यूल्स में कम, फिर बढ़ना शुरू हो गया और फिर आप कह सकते हैं 50 तक चला गया। तो यहाँ जो फोर्स है ये हार्ट की है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ कोई प्रॉपर फोर्स नहीं लगी। अब जो ही आप कह सकते हैं वेन्स में आ गया तो सराउंडिंग मसल फोर्स लगाना शुरू हो गए, तो ब्लड फ्लो फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये रेट ऑफ ब्लड फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं या वेलोसिटी ऑफ ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले एओर्टा में ज़्यादा, आर्टरीज में कम, आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरीज में, वेन्यूल्स में सबसे कम, उसके बाद फिर वेन्स में और वेना कैवा में फिर दोबारा ज़्यादा। अच्छा, दूसरा जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस सेक्शन को। अगर देखें हमारे पास ये एओर्टा है, इसका क्रॉस सेक्शन इतना है, ठीक हो गया। लेकिन जब ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, अब इस नेटवर्क का क्रॉस सेक्शन इतना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। जब ये 4 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास और बढ़ गया। उसके बाद कैपिलरीज में डिवाइड हुआ तो और बढ़ गया। कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स बनाया, फिर कम हो गया। उसके बाद फिर वेन्स बनी और कम हो गया, वेना कैवा बनी और कम हो गया। तो इसी तरह एओर्टा का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। आर्टरीज चूंकि ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। आर्ट्रियोल्स मजीद ब्रांचेस बन गई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे ज़्यादा है। कैपिलरीज मजीद ब्रांच है, उस यानी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा। फिर जो कैपिलरीज हैं वो मिलके वेन्यूल्स बनाई, वेन्स बनाई और वेना के, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू। अच्छा, एक और रीज़न भी है ब्लड फ्लो के कम होने की, वो ये, एक तो फोर्स कम होती जा रही है, दूसरी रीज़न जैसे मैं कहता हूँ एक मोटरवे है, उस पर गाड़ी बहुत तेज़ी से मूव करती है, फिर छोटे रोड आ जाते हैं, गाड़ी और आहिस्ता हो जाती है, फिर उसके बाद गलियाँ आ जाती हैं, गाड़ी और आहिस्ता हो जाती है, फिर आप कह सकते हैं अगर बाज़ार हो तो गाड़ी और आहिस्ता हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो एओर्टा में, फिर ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, चूँकि गलियाँ छोटी हो गई तो फ्लो कम हो गया, मज़ीद ब्रांचेस तो ब्लड फिर मज़ीद फ्लो कम हो गया। उससे यानी जितना ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होता जाएगा ब्लड, तो ऑटोमेटिकली ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जितना थोड़ा ब्लड होगा ऑटोमेटिकली उसका ब्लड प्रेशर भी कम होगा और ब्लड फ्लो भी कम होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन जो ग्राफ है ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लू ग्राफ है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स का है, ये ब्लड का नहीं है, क्लियर। तो ये हमारे पास एक आर्टिकल है, थोड़ा सा लिटिल बिट कंसेप्चुअल आर्टिकल है। इसमें आमतौर पे ये जो ग्राफ है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस जगह हमारे पास क्रॉस सेक्शनल, सपोज वो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया किस पार्ट का है, तो आप कह सकते हैं कैपिलरीज का। सबसे कम जो ब्लड फ्लो, अब यहाँ एक और ज़हन में रखें कि जो वेलोसिटी है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम कर रही है, यानी जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है उतनी ही वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो चूंकि कैपिलरीज का सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा कम होगी। तो इस ग्राफ को आप लोगों ने अच्छी तरह जहन में रखना है क्योंकि यहाँ से थोड़े से लिटिल बिट ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल होगा उसमें हम फिर जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।